हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑन फिजिक्स जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फ्रिक्शन। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, साथ ही साथ उसके डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है। और हम पढ़ेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। और फिर देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स कैसे हो सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग सेशन होगा आज का। तो शुरुआत करने से पहले मेरा क्विक इंट्रोडक्शन। आई एम प्रसाद कुलकर्णी। आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एमआईटी औरंगाबाद एंड इन द लास्ट 5 years आई हैव taught and mentored more than 6,000 स्टूडेंट्स। राइट, तो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डे टू डे लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। वो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो रास्ते पे चल पाती है। वो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से हम रास्ते पे चल पाते हैं, क्योंकि पैरों के बीच में और रोड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। अदरवाइज वी कुडंट हैव वॉक। राइट, वो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से माचिस की तीली जल पाती है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं जिसकी वजह से हमारे डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की लाइफ चलती है, स्मूथली चलती है। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिसएडवांटेजेस ही ज़्यादा माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट हैज़ एडवांटेजेस एंड इट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ मेनी थिंग्स इन द यूनिवर्स। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को रोकता है। राइट, इट इज़ द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। राइट, फ्रिक्शन क्या है? वो एक ऐसा फोर्स है बेटा जो कि दो सर्फेसेस के बीच में, मान लो कि आप रास्ते पे चल रहे हो, तो आपके पैरों के बीच में या आपका जो शूज होगा उसके बीच में और सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, उसे जो अपोज करने वाला फोर्स है उसी को फ्रिक्शन कहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो सोचिए आप कि ऐसा कौन सा फैक्टर होगा। पहले तो होगा कि रेगुलरिटीज ऑन सरफेस। अब आप सोचिए कि अगर कोई स्मूथ सरफेस है, जैसे कि कांच है या ग्लास है या बर्फ है, राइट, अगर आइस का पूरा सरफेस है, तो क्या उस पर हम इजीली चल पाएंगे? जी नहीं, वहां पे तो पैर फिसल जाएगा। तो वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सरफेस रेगुलर है। राइट, अगर हम रास्ते की बात करें तो रास्ते पे इरेगुलरिटीज होती है, काफी वहां पे रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस पे हमारे पैर ग्रिप कर सकते हैं, ऐसा हम कहते हैं। शूज को ग्रिप मिलती है, वो क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। राइट, तो दैट इज वन फैक्टर ऑन विच फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट, दैट इज इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। अब दूसरा कौन सा फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है? वो है बेटा प्रेशर। राइट, तो प्रेशर बिटवीन द टू सर्फेसेस। अब आप सोचिए, जितना ज्यादा दो सर्फेसेस के बीच में प्रेशर होगा उतना फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। अगर जितना कम प्रेशर है उतना फ्रिक्शन भी कम होगा। राइट, अब फ्रिक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो ये डायग्राम में जैसे कि दिखाया गया है, मान लो कि आपके पास कोई हेवी बॉक्स है। राइट, अब आप क्या करने वाले हो? इस हेवी बॉक्स को अगर आपको मूव करना है, राइट, तो सबसे पहले अगर आप एकदम ऐसे लाइटली अगर उसे पुश करते हो, लाइटली पुश करने के बाद क्या वो बॉक्स मूव होगा? सोचिए, नहीं, वो तो हेवी बॉक्स है। राइट, तो यू विल हैव टू अप्लाई मच लार्जर फोर्स टू ओवरकम द अपोजिशन फॉर दैट मोशन। राइट, तो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। जैसे जैसे आप तो उसे थोड़ा सा पुश करने लगोगे, हाँ, जैसे कि हेवी फोर्स अप्लाई करने लगोगे, तो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे कि वो धीरे धीरे मूव हो रहा है। राइट, तो अब दूसरी बात आपको क्या करनी है? अगर आपने फोर्स पहले राइट डायरेक्शन से अप्लाई किया था, अब आप बॉक्स की दूसरी तरफ चले जाओ और लेफ्ट डायरेक्शन से अप्लाई करो फोर्स। फिर से आपको उसे मूव करने के लिए कुछ ज़्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब आपको ये यहाँ पे नोट करना है कि आपने दोनों साइड से जब उसे फोर्स अप्लाई किया, तो क्या आपको सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ा या अलग अलग फोर्स अप्लाई करना पड़ा? तो बेसिकली ये सारे ऑब्जर्वेशंस आप नोट कीजिए। और इस एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म की बेटा, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? राइट, तो ये जो एक्टिविटी है, इट शोज दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है बेटा? ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये ऑब्जेक्ट के मोशन को हमेशा अपोज करता है। राइट, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो फ्रिक्शन उसे रोकने की कोशिश करेगा। राइट, अब आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी अगर आपने मान लो कि साइकिल चला रहे हो, साइकिल की पेडलिंग आपने बंद कर दी। राइट, पेडल अब जो लगाते हो वो बंद कर दिया, उसके बावजूद साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। राइट, वो इनर्शिया का कंसेप्ट हमने
मैंने पिछले चैप्टर में देखा था। लेकिन अगर आपने अब बाद में भी पेडलिंग बंद ही रखी तो कुछ देर के बाद साइकिल रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन हो रहा है रोड और साइकिल के टायर्स के बीच में, राइट। तो दिस इज वन थिंग। अब ये पहले हमने देखा कि इट टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब दूसरा क्या हो सकता है? इट अल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, राइट। ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की इससे क्या पता चलता है? वो जो हैवी बॉक्स था बेटा वो कैसा था? वो स्टेशनरी था, वो एक जगह पे रुका हुआ था। अब अगर आप उसे मूव करने की कोशिश कर रहे हो तो वो उसे अपोज करेगा, राइट। दैट इज वाई द फ्रिक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। अब जबकि हमने जान लिया है कि फ्रिक्शन क्या होता है और ये भी देखा है कि हमने एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, उससे कंक्लूजन क्या मिलेगा। अब आगे बढ़ के हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, राइट। तो फ्रिक्शन अगर देखा जाए बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है डायनामिक फ्रिक्शन, राइट। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब आपका कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, किसमें? जो कि ऑब्जेक्ट है और सरफेस है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा? रुका हुआ है एक जगह पे। अगर स्टेशनरी है तो वहां पे जो फ्रिक्शन है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। अब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा present on a body which just begins to slip over the surface of a body is called the maximum static friction। अब ये समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसे शुरुआत में जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ता है, राइट। अब ये हमें आगे एक ग्राफ आएगा जिस ग्राफ में हम ये अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो मोशन में है, राइट, मोशन में, जैसे कि साइकिल चल रही है या गाड़ी है या अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, तो उस केस में आपके पैरों के बीच में और ज़मीन के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि आप मोशन में हो, तो उस टाइप के फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं बेटा। दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसके और दो सब टाइप्स है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं। किताब है जो कि टेबल पे रखा हुआ है, राइट, और आप क्या कर रहे हो? आप इस किताब को पुश कर रहे हो उस टेबल के ऊपर, तो होगा क्या? वो स्लाइड करेगा, राइट। किताब किताब जो है वो टेबल के ऊपर स्लाइड करेगा। तो हो क्या रहा है? स्लाइडिंग मोशन है। तो स्लाइडिंग मोशन में जो फ्रिक्शन है बेटा उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एज सिंपल एज दैट। और अगर रोल कर रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्पीयर है या कोई मान लो फुटबॉल है दैट इज रोलिंग ऑन टू द ग्राउंड, द फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द बॉल सरफेस दैट विल बी नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। उसे कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं बेटा? रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे कि ग्राफ हम देखने वाले हैं। अब वो ग्राफ यहाँ पे दिया गया है स्लाइड में, आप देख सकते हो। एक्स एक्सिस पे हमारा जो अप्लाई करने वाला जो फोर्स है, हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो, और वाई एक्सिस पे है हमारा फ्रिक्शन, राइट। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफ में पहला जो पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ने की वजह से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। मतलब सिंपली दोनों कैसे बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाइड बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा? आप एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, आप यहाँ पे देख सकते हो आप, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू तक आप इतने फोर्स बढ़ा रहे हो कि धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन से मूव होना शुरू हो गया है, राइट। तो वो जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे वो जस्ट स्टार्ट्स टू मूव, दैट इज नोन एज व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसे क्या कहते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में अगर आप और फोर्स अप्लाई करते हो तो अब तो वो मूव होना स्टार्ट हो गया। मूव होना स्टार्ट हो गया मतलब अब वो मोशन में आ गया। तो इसके पहले जो था वो स्टेशनरी था तो वो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसके बाद में जो आएगा वो कैसा होगा बेटा? वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टेशनरी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये ग्राफ बेसिकली हमें ये तीन चीजें बताता है। कौन कौन सी? कि एक तो ग्राफ किसका हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन। इस ग्राफ में तीन पॉइंट्स है। कौन कौन से? एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चल के अगर आप 11th और 12th स्टैंडर्ड्स में जाते हो तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल होगा, राइट। इसीलिए फाउंडेशन लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बच्चों का। ऐसा देखा गया प्रीवियस ईयर के कि जिन्होंने फाउंडेशन लेक्चर्स सीरियसली किए हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है आगे चल के 11th 12th में, क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अच्छा, तो फिर से बढ़ते हैं। अब डे टू डे लाइफ की बात करें तो जो गाड़ी होती है, जो व्हीकल्स होते हैं बेटा, उनके चलने में फ्रिक्शन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हम देखेंगे। तो अगर आप मान लो कि वहां पे एक स्मूथ सरफेस है और उसके ऊपर कोई व्हीकल है, दैट व्हीकल इज रनिंग ऑन टू दैट स्मूथ सरफेस, देन व्हाट विल हैपन। मान लो कि बर्फ का एग्जांपल लेते हैं। बर्फ पे स्मूथ तो होता ही है, साथ में वहां पे थोड़ा सा वाटर भी स्प्रेड होता है, बिकॉज ऑफ विच देर विल बी नो फ्रिक्शन एट ऑल बिटवीन द रोड सरफेस एंड द व्हाट वी कैन से बिटवीन द आइस सरफेस एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल। तो उसके वजह से वो जो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो जो गाड़ी के टायर्स है दे विल कीप ऑन रोलिंग, दे विल कीप ऑन स्विंगिंग एट द सेम प्लेस। वो एक ही जगह पे स्पिन करते रहेंगे लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो फ्रिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ियां नहीं चलती, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है या पूरा जो हमारा लाइफ है वो काफ़ी कुछ उसके ऊपर अफेक्ट होता। दैट इज़ वाई फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आप और आपके दोस्त किसी गाड़ी में जा रहे हैं, राइट। और मतलब फोर व्हीलर है, अगर गाड़ी बीच में सडनली रुक गई, कुछ बंद हो गई, राइट, तो आप क्या करोगे, गाड़ी से नीचे उतरोगे और उसे पुश करोगे, धक्का लगाओगे, राइट। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि गाड़ी जब रुकी हुई है, जब गाड़ी स्टेशनरी है, तो शुरुआत में जब आप उसे पुश करते हो तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो बहुत फोर्स अप्लाई करने के बाद एक बार जब गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो गई, उसके बाद में आप ऑब्जर्व करोगे जैसे गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी तो हमें थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई करना होता है, उतना ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी मोशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है बेटा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन कैसा है बेटा, कम होता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रिक्शन है, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड उससे ज़्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकती है अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। फाइन, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाता है, तो यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस। फाइन, अब हम देखेंगे कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि चलने के लिए फ्रिक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है। आपके शूज़ के जो ट्रेड्स होता है वो उनके बीच में और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, उसी की वजह से हम चल पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, कार्स, बसेस और सारे जो व्हीकल्स हैं, वाई दे आर एबल टू मूव ऑन द रोड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है बेटा। और द थर्ड एग्जाम्पल दैट विल टॉक अबाउट विल बी द मैच स्टिक दैट लाइट्स ड्यू टू द फ्रिक्शन। माचिस की तीली जब जलाते हो उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, राइट। फ्रिक्शन होने की वजह से वहाँ पे थोड़ी सा टेम्परेचर बढ़ता है और हीट प्रोड्यूस होती है। जिस हीट की वजह से उसमें जो केमिकल्स होते हैं बेटा माचिस की तीली में, वो दे कैचेस फायर, एंड उसकी वजह से वहाँ पे इग्निशन होता है, एंड दैट इट बर्स्ट इनटू द फ्लेम, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे कि अगले स्लाइड में डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इस फ्रिक्शन के। तो नाउ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दैट नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन इज दैट इस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है या जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो मशीन्स होता है या फिर डे टू डे लाइफ में भी जो मशीन्स है, आप देखा होगा फ़ैन जो है बेटा, फ़ैन क्या होता है, फ़ैन गर्म होता है ज़्यादा देर अगर चालू रहा तो। वो क्यों है, वो फ्रिक्शन की वजह से है, राइट। तो उसकी वजह से जो मशीन के पार्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कूलिंग अरेंजमेंट करनी पड़ती है, दैट विल मेक देम वर्क प्रॉपरली, या फिर वो जैम हो जाएंगे। जैसे कि आप देखते हो गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे कुछ एयर कूलिंग या ऑयल कूलिंग ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहाँ पे इंजन में फ्रिक्शन होता है, साथ ही साथ कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अगर दूसरी बात करें तो दूसरा डिसएडवांटेज फ्रिक्शन का ये है कि इसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। अब आप सोचो कि अगर आप कोई फ्यूल यूज़ कर रहे हो, जैसे पेट्रोलियम और डीजल, लाइक दैट, इफ़ यू यूजिंग फ्यूल्स, तो हमारा पर्पस है कि उसकी वजह से हमारी गाड़ी चलनी चाहिए, हमारा डेस्टिनेशन वहाँ पे हमें मिलना चाहिए। लेकिन जो हीट प्रोड्यूस होती है या फिर
जो मशीनरी भी जो है उसमें अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो तो हमारी एनर्जी का वेस्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर पेट्रोलियम फ्यूल एनर्जी, ये वेस्ट जो हो रहा है दैट इज़ एन इकोनॉमिकल लॉस, राइट? तो दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज। अच्छा, थर्ड डिसएडवांटेज इज़ दैट आपने देखा होगा कि शूज़ जो है आपके कई महीने चलने के बाद आपके शूज़ के घिस जाता है नीचे से, उसका जो सोल है वो फ्रिक्शन की वजह से दैट कीप्स ऑन गेटिंग वियर एंड टियर्ड, राइट? दिस इज़ अनदर डिसएडवांटेजेस। तो बेसिकली अगर फ्रिक्शन के ये सारे डिसएडवांटेजेस देखने के बाद हम बढ़ेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? So one way to increase the friction is by providing treads or patterns to the tires, या फिर जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं उनको स्पाइक्स होते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेटर्स के स्पोर्ट्स शूज़ को स्पाइक्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है तो देर आर डिफरेंट वेज। इवन हमारे जो शूज़ होते हैं उसको भी ट्रेड्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ताकि हमारे पैर स्लिप ना हो, प्रॉपर हमें ग्रिप मिल पाए। एंड अनदर थिंग कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो बॉल पेयरिंग होता है जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है। उसके अलावा लुब्रिकेंट्स जैसे कि ऑयल, ग्रीस वगैरह यूज़ किए जाते हैं विच कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन है ये ना सिर्फ सॉलिड्स में होता है बल्कि ये फ्लूइड्स में भी हो सकता है, लिक्विड के अलग अलग लेयर्स में फ्रिक्शन हो सकता है। तो we can see that in nature has provided birds and fishes such a body streamlined shapes which will help them to reduce the friction। तो इसी से इंस्पिरेशन लेके ह्यूमंस ने जो एरोप्लेन डिज़ाइन किया है उसका शेप भी स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो और वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कम हो, राइट? तो ये था आज का सेशन फ्रिक्शन के ऊपर। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।